हम यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, इन सभी में हम रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं समझ में आप लोग को। तो अगला यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है टा और अल्फा में रिलेशन। ठीक है, ये ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। टा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू डी होता है ना। टा इक्वल्स टू एफ इंटू डी, ये हमने आपको पढ़ाया था। टा इक्वल्स टू, यहाँ पे डी की जगह हम आर लिख लेते हैं। दूरी को, डिस्टेंस को डी से ना रिप्रेजेंट करके किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, आर से। तो भी वही बात है। ठीक है, हम एफ को एम इंटू ए से शो करते हैं, आप सभी को पता है। यस मास इंटू एक्सलेशन से करते हैं ना। यस दूसरा चीज यहाँ पे हम चलिए देखते हैं, टा इक्वल्स टू एम, और ये जो ए है, रेखीय त्वरण, रेखीय कोणीय संवेग, ये सब तो आप पढ़े, सॉरी रेखीय त्वरण आप पढ़े हैं कि नहीं, त्वरण और कोणीय त्वरण, जहां पर ए को जो है अल्फा इंटू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू आर। आपको मैं पढ़ाया था, याद करो पहले, ए इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, याद आ रहा है। कई तो रिलेशन हमने देखा था, उसमें पढ़ाया था आपको। टा इक्वल्स टू एम, और यहाँ पे ऐसे लिखिए इसको, आर इंटू अल्फा। आर का आर से गुणा होगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर, और ये अल्फा का अल्फा। आप जानते हैं एम आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, आई, और अल्फा, यही इनमें क्या है, रिलेशन है। छोटा सा कैलकुलेशन, कोणीय गतिज ऊर्जा निकालेंगे, कोणीय गतिज ऊर्जा, करेक्ट इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी 1/2 m और v स्क्वायर। हम आपको बता रहे हैं v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, पढ़े थे रेखीय वेग। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह क्या डाल दीजिए, r इंटू ओमेगा, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m का अंदर में गुणा करोगे तो m r स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब m का अंदर में गुणा नहीं, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो गुणा में ही है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इन दोनों के लिए होगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। समझे कि नहीं, स्क्वायर इन दोनों के, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, एम का एम। ठीक है, और एम आर स्क्वायर को क्या लिखते हो, आई ओमेगा स्क्वायर, यही आपका काइनेटिक मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नहीं समझे, बोलो क्या यहाँ पर समझ नहीं आता बेटा आपको, पूछो ना, नहीं आएगा तभी तो बताएंगे जी, बोलो। तो इसमें दोनों को उसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इन दोनों के लिए, वही तो होल स्क्वायर यहाँ पे लिखे हम लोग दोनों का, बस कुछ नहीं। वृत्तीय वलय का हम यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं। ठीक है, जो वृत्तीय वलय है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं कि क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सर्कुलर रिंग। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए ये क्या है, एक पिंड है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका संपूर्ण, इस पूरे पिंड का, इस पूरे पिंड का जो मास है वो है कैपिटल एम, टोटल ना। ठीक है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। यहाँ पर जो स्मॉल पार्टिकल्स का एक पार्टिकल है। ठीक है, मान लेते हैं कि वह स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, dx है। क्या है, dx। अब आपको ये समझना होगा, मान रहे हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल्स है। ठीक है, एक छोटा कण एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक्सिस है जहां पर क्या होगा, उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका संपूर्ण द्रव्यमान, टोटल ऑफ मास कैपिटल एम है। इसका इस एक्सिस से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो कैपिटल आर है। यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट्स का एक पार्टिकल है। आप बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या,
हाँ आप लोग को फिजिक्स समझ में नहीं आता, इसका मेन कारण है आपको फिगर समझ में नहीं आता। आप फिगर ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स कठिन नहीं है, आप लोग कठिन बना रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, ये जो वलय आपको दिखाई दे रहा है, जो रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम इस रिंग का क्या कर रहे हैं, इकाई लंबाई हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान, वलय का इकाई लंबाई का द्रव्यमान, वलय का इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये जो वलय का जो लंबाई का जो द्रव्यमान है, मतलब इसका टोटल जो मास है वो क्या है, वो उसको निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम, और उसको भाग कर देते हैं उसकी लंबाई। तो इस सर्कल की लंबाई क्या है, इसका सर्कमफेरेंस। किसी भी मान लो एक तार को आप ऐसे गोल कर देना और उसको बीच से काट देना तो लंबा हो जाता है कि नहीं, तो उसका लेंथ हुआ कि नहीं। तो वो सर्कमफेरेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ये आप सभी को पता है। तो ये हो गया यहाँ पर वलय का इकाई लंबाई का द्रव्यमान m/2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ पर अल्पांश के लिए देखते हैं, अल्पांश dx का हम इकाई लंबाई निकालते हैं। पूछो कुछ समस्या, कुछ भी हो तो बताओ, कुछ भी हो तो बताओ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अल्पांश, अल्पांश मतलब छोटा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिए हैं स्मॉल पार्टिकल, अल्पांश dx का हम यहाँ पे द्रव्यमान निकालेंगे, ऐसी इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो क्या होगा वह dm, स्मॉल पार्टिकल्स पे निकालना है dm, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये होगा m/2 पाई r इंटू dx। किसके लिए है ये, dm के लिए। dm क्या है यहाँ पर, एक स्मॉल पार्टिकल्स है। क्या है dm, एक स्मॉल पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्पांश dx का हम जो है टोटल मास निकालेंगे। तो ये dm है ना, ये क्या है, dm। तो m/2 पाई जैसा है वैसे लिख देंगे, और यहाँ पर जो अल्पांश है उसका हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। बोलो, नहीं आ रहा समझ में यहाँ तक? आपको आया? इधर किसको नहीं आया पूछो, एक एक स्टेप पे मैं रुक रहा हूँ, बताइए। अल्पांश dx का द्रव्यमान निकालना है, तो अल्पांश है, छोटा पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर स्मॉल m लिखेंगे। तो स्मॉल m और जिसके भी आगे d लग जाता है, मतलब वो क्या है, वो छोटा हो जाता है। तो एक छोटा मास है ये, तो उसको निकालने का फॉर्मूला बड़े में आप क्या कर दो, उस अल्पांश पे गुणा कर दो, ठीक है। बताइए, इधर खुशबू समझ में आया कि नहीं, इधर आपको आगे? तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अल्पांश, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे। अल्पांश dx का हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला किसको पता है, हाथ खड़े करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलिए। I बराबर mr² होता है, ठीक है। तो देखिए, छोटा पार्टिकल है, dx से छोटा पार्टिकल है, तो di, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = mr²। तो छोटा के लिए di, m क्या है यहाँ पर, अल्पांश है, तो अल्पांश के लिए dm होगा और r², ठीक है। फिर di, dm का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए dm का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, m/2 पाई, अच्छा इसको कैपिटल आर लिखिए, ठीक है, यहाँ कैपिटल आर रहेगा वो ना, ठीक है। 2 पाई r इंटू dx, और ये क्या है, r²। ये r² है, यहाँ पर एक r कैंसिल हो जाएगा। di = m/2 पाई, और ये होगा r इंटू dx। ये एक छोटे पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं। हमको इस पूरे पार्टिकल्स का, इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है।
तो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, वो होता है आपका I इक्वल्स टू, हम इन सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो DI, ठीक है। देखो ये छोटे छोटे सभी आप पिंडों को क्या कर दें, सॉरी सभी छोटे छोटे अल्पांशों के लिए आप जोड़ देंगे, संपूर्ण द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू, यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए 0 से पूरे परिधि के लिए, तो ये 2 पाई r, ठीक है, 0 से 2 पाई r, ये इसका क्या है, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। DI का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, m 2 पाई r इंटू dx, यहाँ पे जो जो वैल्यू कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो I इक्वल्स टू m 2 पाई r कॉमन है, इसको सॉरी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए, तो m 2 पाई इंटू r, और अंदर में आपका बच गया है 0 अपर लिमिट, और वो बच गया dx, ठीक है। फिर dx के इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए बोलिए क्या होता है, बोलिए। कई बार पढ़ाया हूँ लेकिन तुम लोग के पास दिमाग में गोबर भरा है ना, इसीलिए पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है। आ रहा है समझ में, वो x होता है, क्या होता है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, फिर I इक्वल्स टू एम आर बाई 2 पाई, और ये देखिए अपर लिमिट, ये कैपिटल आर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 पाई, ये 2 पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो I इक्वल्स टू एम, और ये आर आर का गुणा होगा, तो ये एम आर का स्क्वायर, यही है संपूर्ण पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पे इसका टोटल मास जो है कैपिटल है में, यहाँ इसका रेडियस आर है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट है dx। तो यहाँ पे हम इस रिंग का हम क्या कर रहे हैं, इसके हम लेंथ का मास फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला m बाई उस तरीके से निकाला जाता है, m बाई 2 पाई r, मतलब टोटल मास उसका और उसका सरकमफेरेंस, द्रव्यमान बटे उसकी परिधि। इस एलिमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए इधर देखें, तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं बेटा, तो अल्पांश dx का द्रव्यमान हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे dx मतलब dx का द्रव्य मतलब छोटा द्रव्यमान है, तो dm लिखेंगे, m के आगे d लगा मतलब वो छोटा हो गया, ठीक है। फिर जैसा वैसा dx एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे dx पार्टिकल के लिए, ठीक है। अल्पांश dx का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये जो dx है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हम फाइंड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में d लगा दीजिए, मतलब वो क्या हो गया, वो अब छोटा हो गया, तो di बराबर dm r स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I बराबर m r स्क्वायर पढ़ाया हूँ, नहीं तुम लोग को याद रहेगा तब तो। कितने थ्योरम होते हैं जड़त्वाघूर्ण के, बोलो। I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये स्मॉल, देखिए यहाँ पे अल्पांश dx का जड़त्वाघूर्ण, मतलब यहाँ पे छोटा जड़त्वाघूर्ण निकाले, जिससे हम यहाँ पे d लगाए हैं। तो इसका स्मॉल मास जो क्या है वो dm, और ये उसका रेडियस क्या है, दूरी r स्क्वायर, ठीक है। dm का जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे पुट अप किया, और ये r स्क्वायर का r स्क्वायर, ये r से ये r कैंसिल हो गया, तो di बराबर m 2 पाई r को आगे लिख दिए, एक r कटा इससे, dx का dx। टोटल हम मास निकालेंगे यहाँ पे, टोटल सम, इस पूरे ऑब्जेक्ट का हम क्या निकालेंगे, टोटल मास निकालेंगे, ठीक है। तो I इक्वल्स टू मीन सभी छोटे छोटे मास को क्या कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ समाकलन मतलब जोड़ना ही होता है, तो हम ये समाकलन लगा दें, लिमिट लगाएंगे 0 और अपर लिमिट लगाएंगे 2 पाई r। di का जो वैल्यू यहाँ पर हमने पुट अप किया m 2 पाई r इंटू dx, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे देखिए
फिर हमने क्या किया, m बाई 2πr कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए, फिर इंटीग्रेशन 0 2πr उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से उसके सरकमफेरेंस तक, ठीक है। फिर dx का dx बच गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है, कई बार पढ़ाया हूँ पहले, लेकिन आप लोग को याद रहेगा तब तो, ये सब आप मोशन आप इक्वेशन में पढ़े हो। फिर एम आर 2π और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2πr माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 to 0, ये 2π इस 2π से कट गया तो m का m और r का गुणा हुआ तो r स्क्वायर, ठीक है। नोट करो। कोणीय संवेग हेडिंग लगाइए। एंगुलर मोमेंटम, देखिए हम सबसे पहले 3 अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। ये इसे हम x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये इसका मूल बिंदु क्या है, O है। ध्यान से देखिए पायल, ठीक है। देखिए यहाँ पर m द्रव्यमान का एक पिंड है, ध्यान समझेंगे। m द्रव्यमान का क्या है, यहाँ पर एक पिंड है जिसका मूल बिंदु से दूरी, ओरिजिन से दूरी क्या है, r है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। m पार्टिकल का क्या है, ठीक है, एक पिंड है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका O से लेकर दूरी क्या है यहाँ पे r है। हम इसकी अगर हम देखिए ये क्या है, कोणीय संवेग एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। तो हम इसकी यहाँ पर दिशा बता दे रहे हैं, ये इसकी दिशा है, समझिए क्या है, ये इसका दिशा है। और आगे देखिए ध्यान समझिएगा आप, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर एक हम लंब ड्रॉ कर रहे हैं, क्या एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। देखिए फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक एक्सिस लिया, m पार्टिकल्स का यहाँ पर एक पिंड है, ठीक है, जिसका ओरिजिन से दूरी क्या है, r वेक्टर है। ये क्या है, एक हमने यहाँ पे लंब ड्रॉ किया है। अब ध्यान से समझेंगे ना, ठीक है। इस पॉइंट को हमने n नाम दिया, क्या नाम दिया, n, ठीक है। और इस कोण को आप यहाँ पर इस कोण को नाम दीजिए, ये कोण तो ये थीटा कोण मान लीजिए, ठीक है। क्या कोण है ये, थीटा कोण, ठीक है। आगे देखिए, तो हम जानते हैं कोणीय संवेग को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L इक्वल्स टू होता है P इंटू R। ये हमें आपको प्रूफ करना है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। L इक्वल्स टू होता है P इंटू R। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित करते हैं, L बराबर होता है रेखीय संवेग, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है। और तो क्या होगा, रेखीय संवेग और उसके बीच की लंबवत दूरी, कैसी दूरी, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या है, यहाँ पर ON है, डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसका, ON। देखिए कोणीय संवेग क्या होता है, तो कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग और लीनियर मोमेंटम और उसका जो डिस्टेंस होता है, जो लंबवत दूरी होती है, उसके गुणनफल को प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। समझे कि नहीं। रेखीय संवेग और उसके बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, कोणीय संवेग कहते हैं, उसे L से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया बेटा, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलिए बनाते हैं इसको। फिर L इक्वल्स टू P, यहाँ पे ये जो ON है, यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए आप बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर ये थीटा है तो थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ON और कर्ण क्या बेटा, यहाँ पे OP, ठीक है। साइन थीटा बराबर ON और यहाँ पे OP का वैल्यू क्या बेटा, R। तो ये R, हमें ON का वैल्यू चाहिए, तो ये R इधर भाग में इधर गया तो गुणा में R इंटू साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को। अब यहाँ जहाँ पर ON है वहां पर इस वैल्यू को आप पुट अप कर दीजिए।
तो वो होगा आपका आर साइन थीटा। एल इक्वल्स टू, आप इसे क्या कीजिए, प्रोडक्ट रूप में आप जानते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है सदिश में, ए वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू बी साइन थीटा। याद आ रहा है आपको? यस सर। ए इंटू बी साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, याद आ रहा है ना? ऐसे तो आप इसे क्या कर सकते हो, पी वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर, और कोई समय के वेक्टर क्वांटिटी होता है सदिश राशि। तो ये इसके लिए क्या है, छोटा सा सूत्र है। बोलो कहाँ लिख डाले सब? देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप लोग साइकिल का पहिया देखें, जब उसको आप इस प्रकार से रस्सी से लटका के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नीचे गिरने लगता है ऐसे, और अब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट ना होकर इस प्रकार सीधे फैल जाता है। ऐसे अगर आप साइकिल का चक्का देखिए ना, उसको निकाल दीजिएगा और उसको ऐसे छोड़ देंगे रस्सी से लटका के, तो उस प्रकार से वो गिर जाता है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर आप उसको चला के छोड़ दें तो वो जो एक एक्सिस पर घूमने लगता है। ये सब कोणीय समय के एग्जाम्पल हैं, आ रहे समझ? जैसे आप क्या करते हैं, आप मान लो साइकिल में आपका स्टैंड नहीं रहेगा, किक स्टैंड जानते हो क्या होता है? किक स्टैंड सर जिससे वो साइड से खड़ा रहता साइकिल। अगर किक स्टैंड नहीं रहेगा तो आप जो है क्या नहीं कर पाते हैं, साइकिल को बैलेंस नहीं, हाँ बोलो बोलिए। साइकिल को लॉक करना होगा। देख रहे हैं लोग तो क्या हुआ खुशबू? स्टैंड के पास। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो हो गया ना बातचीत आप लोग का, क्या हुआ लिया? देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत इसके उपयोग है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग इसके एक दो एग्जाम्पल ढूंढ कर लाइएगा। ठीक है जी, चलिए अगला हेडिंग लाइक घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन हेडिंग लगाइए इंग्लिश में। तो क्या होता है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, जब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगा आप कोई भी डेरिवेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ये सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए, और ये इसका क्या है, रोटेशनल एक्सिस है। क्या है इसका? रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, मतलब घूर्णन अक्ष है, और ये है सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि घूर्णन त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो डेफिनेशन क्या हो गया, तो डेफिनेशन आप बोल सकते हैं किसी पिंड का द्रव्य, ध्यान सुनिए, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। समझे कि नहीं? क्या कहा मैंने? घूर्णन अक्ष से, ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष से, घूर्णन रोटेशनल एक्सिस से सेंटर ऑफ मास तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बताइए? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? समझे कि नहीं? क्या आप देखो, घूर्णन अक्ष से किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, उसका घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। याद रहेगा, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी को, द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, याद रहेगा ना? हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, mr²। यहाँ पर हम r को हम k ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर k लिखे। ठीक है, समझे ना मैंने क्या बोला? अब देखिए तनिषा सीधा देखें, अब यहाँ पर k² अपनी जगह पर है, m इधर गुणा में इधर गया तो भाग, k इक्वल्स टू स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में i, और ये m। इसी को हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए एक छोटा सा ये फॉर्मूला है। इजी है कि नहीं? नोट करो। कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध।
कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। एल और आई, ठीक है, एल और आई में यहाँ पर हम रिलेशन दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। देखिए हम जानते हैं, अभी हमने एल को क्या पढ़ा था बताइए, P इंटू आर। अभी हमने देखा, इसके हम वेक्टर फॉर्म को हटा देते हैं, ठीक है बेटा। फिर एल इक्वल्स टू P को हम क्या बोल सकते हैं, M इंटू भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, एल इक्वल्स टू M। और V का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, हम भी को कुछ लिखते थे, कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करते थे, R इंटू ओमेगा, कई बार पढ़ाया हूँ, V इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा पढ़ाया हूँ, R इंटू ओमेगा, और ये R यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दीजिए V बराबर R इंटू ओमेगा। आगे देखिए L इक्वल्स टू M, अब इन दोनों का गुणा हो गया, ठीक है, गुणा में है, अब इसके साथ गुणा होगा तो ये होगा R स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है, और M R स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, I ओमेगा। समझ गए? ये है आपका L और I में रिलेशन, ठीक है, इजी है, नोट करो स्पीडली। अब यहाँ पे इसको तो नोट कर लिए ना आप लोग। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशन देखते हैं, किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखे थे आप, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये लिखे थे ना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लिखे थे। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी और 1/2 I और ओमेगा को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। और देखिए आगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा, I ओमेगा को हम क्या पढ़ते हैं, L, तो यहाँ पे लिखिए L ओमेगा, ठीक, समझे? ये भी एक क्या है, छोटा सा रिलेशन है। आपको अगर बोल दें घूर्णन गोलीय गतिज ऊर्जा, और आपको बोल दें कि कोणीय संवेग के साथ रिलेशन बताएं, तो इस तरीके से आप उनके साथ रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अगला है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, ठीक है, एल एन टार्क, ठीक है, एल और क्या है, टार्क में संबंध, ठीक है। चलिए आप जानते हैं, अभी आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे, एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा देखा, देखे कि नहीं, एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। हम दोनों साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, करने पर तो ये होगा dl बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt, और ये होगा I इंटू ओमेगा। देखिए अवकलन करने पर, ठीक है जी, तो हम अवकलन कर दिए यहाँ पे dl बाई dt इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया d ओमेगा बाई dt, ये कांस्टेंट आई है बाहर चल दिया, फिर dl बाई dt इक्वल्स टू I, और d ओमेगा बाई dt होता है अल्फा, याद आ रहा है, ठीक है, फिर dl बाई dt, और इसको हम I इंटू अल्फा को हम क्या कहते हैं, तार, याद करो, ये आपका रिलेशन है। इजी है कि नहीं, है ना जी? तो ये लिखिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम, बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपने रैखिक संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम का आपने थ्योरी पढ़ा था, पहले पढ़ा था ना, तो ये है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत? यदि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पिंड पर आप बाह्य बल, जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, ठीक है, यदि किसी पिंड पर बाह्य, जो पिन पर लगाया गया जो बाह्य बल हो वो क्या हो, शून्य हो, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया जो बल हो वो क्या हो, शून्य हो, तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। फिर से बोल रहा हूँ, यदि किसी ऑब्जेक्ट में, ध्यान सुनिए, यदि किसी वस्तु में, यदि किसी पिन में
लगाया जाने वाला बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, शून्य हो, तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को कोणीय संवेग संरक्षण कहते हैं। समझे कि नहीं? अब इसको आप प्रूफ करके बताइए। प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना आपको, कैसे चल जाएगा? हाँ, तो चलिए अभी हम प्रूफ करते हैं। dl/dt इक्वल टू टार्क हमने देखा, देखे ना? तो चलिए देखते हैं, इसको हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। dl/dt इक्वल टू टार्क, और अभी आपने देखा टा बराबर क्या है, 0 है, तो dl/dt इक्वल टू ये 0। तो याद रखना, जब किसी का डिफरेंशिएशन करने पर वो क्या है, 0 हो। क्या हो? जब किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो, 0 हो रहा है, तो वह क्या हो जाता है, यह कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। मैथ का रूल है, याद रखिएगा, ठीक है? यदि किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो क्वांटिटी, वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, वह कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आपका देखिए प्रूफ हो गया। आ रहे समझ में? इसके बहुत सारे जो है हमारे डेली लाइफ के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? जैसे आप क्या करते हैं, देखो, जब कोई व्यक्ति एक घूमने वाला एक पहिया आता है, जैसे आप लोग व्यायाम करते हो ना, जैसे यहाँ पर लगा है मैदान पर, ठीक है? अगर उस पर आप खड़े हो जाते हैं और हाथ को इस तरीके से आप फैला देते हैं, तो आप जिस वेलोसिटी से आप रोटेशन, ध्यान सुनिए, मैं इसके एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोणीय संवेग संरक्षण के। क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टैंड रहता है जो घूमता है राउंड राउंड, क्या बोलते हैं उसको, नाम मुझे उसके याद नहीं आ रहा, क्या पहिया बोलते हैं उसको जी, बोलिए। जानते हैं कोई? नहीं पता? एक मेज समझिए, घूमता हुआ एक मेज, उस पर आप क्या कर दें, कोई व्यक्ति, पहले लिखिए मत, पहले जानते एग्जांपल सुनिए। कोई व्यक्ति है, या आप ही लोग देखिएगा, यहाँ मैदान चले जाइएगा, यहाँ पर है, आप ग्राउंड पे है ना, बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं, तो एक मेज है घूमता हुआ, उस पर आप खड़े हो जाइएगा और हाथ को फैला दीजिएगा, आप धीरे धीरे घूमने लगेंगे। जैसे अपने हाथ को ऐसे समेट देंगे, आप फुल स्पीड के साथ क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं और गिर जाते हैं। ऐसा आप करके देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोणीय संवेग संरक्षण कारण, ठीक है? किसके कारण होता है, बोलिए? देखो, जब हम हाथ को समेट लेते हैं, तो उसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। जब आप हाथ को क्या कर लेते हो, समेट लेते हो, जब हाथ को फैलाते हो तो जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, और जब हाथ को आप समेट लेते हैं तो जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उसका क्या होता है, कोणीय वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो है हम स्पीड के साथ घूमने लगते हैं। याद रहेगा? ठीक है, समझे कि नहीं? इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप एक रस्सी में पत्थर को बांध दीजिएगा और उसको घुमाते रहिए, और आप एक एक हाथ को जब रोक देते हैं तो जो रस्सी होती है अपने आपके हाथों में लिपट जाता है। ऐसा देखे हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो आई है, ठीक है, उसका मान कम हो जाता है, और जो वेलोसिटी है, जो कोणीय वेग है, ठीक है, जो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाने के कारण आपके हाथ वह लिपट जाता है। जैसे कई बार आप देखिए, आप लोग तालाब गए हैं नहाने, तो कई देखना गांव के जो लड़के होते हैं पेड़ के ऊपर चढ़कर कूदते हैं तालाब में। आप लोग भी लड़के लोग यहाँ की कोई कूदे होंगे, कोई कूदे हो? हाँ, जैसे वो आप भी कूदे हैं, और आप जी कूदे हैं? हाँ, तो गांव के लड़के क्या करते हैं, अधिकतर शहर के लड़के तो स्विमिंग पूल में कूदते हैं, ठीक है और गाँव के बच्चे जो होते हैं पेड़ में चढ़ जाते हैं, उसको स्विमिंग पूल समझते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या करते हैं, उसमें कूदते हैं। तो क्या होता है, वो अपने हाथ और पैर को क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। ध्यान सुनिए, वो क्या करता है, अपने हाथ और पैर को मोड़ लेता है, और उसके बाद वह क्या करता है, जब फिर पानी में अंदर जाता है तो अपने हाथ और पैर को फैला लेता है। ऐसा आपने किया है? अब सब अनुभव तो किए नहीं है, पूरे जरूर है। ऐसे बोल रहे हो क्या? कैसे जी, क्या बोल रहे हो नितेश? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके जड़त्व आघूर्ण का मान कम होता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसीलिए अपने हाथ और पैर को सिकुड़ता है, जिससे उसका वेलोसिटी बढ़ जाए। आ रहा है समझ में? और उसका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, कम हो जाए। आज हमारा ये जो लेक्चर है यहीं पर एंड होता है।
बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था। इसके बाद सबसे बेस्ट जो अगर आप लेक्चर की बात करें, टॉपिक की बात करें तो ग्रेविटी है। न्यूटन के हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी क्या है, न्यूटन के हम कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे, न्यूटन के हम लॉ को समझेंगे। ठीक है, उन्होंने किसी एप्पल को गिरते हुए देखा तो उन्होंने न्यूटन के लॉ दिए। ठीक है, न्यूटन के सेब गिरने से पहले, देखिए न्यूटन के नियम देने के पहले क्या सेब नहीं गिरा था ना। लेकिन फिजिक्स ये है कि कब व्यक्ति किसी चीज़ को कब समझ जाए, कब ग्रेविटी को समझे, इस पर हम उस चैप्टर में जो है चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसको और कोई भी अपसेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए।